नमस्कार मित्रों, आप सभी को YouTube के प्लेटफॉर्म पर आज मुहावरे के बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोकोक्तियां या फिर कहावत का टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूं। कहावतें, जैसे कि ये मूल रूप से कहावतें या फिर लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब लोकोक्ति है वो किससे मिलकर बना है? ये लोक प्लस उक्ति दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें लोक जैसा कि साधारण अर्थ है लोक यानी कि लोक में या फिर संसार में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकोक्ति का दूसरा नाम है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मुहावरा, तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यानी एक वाक्य का एक छोटा भाग, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति में से अगर इसमें से कोई वाक्य का एक आधा पार्ट निकाल दें तो भी उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब वो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ होती है। तो लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है और प्राय प्रयोग में एक वाक्य के रूप में ही प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति का रूप प्राय एक सा ही रहता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि एक वाक्य होता है, जैसे कि एक वचन में प्रयुक्त होने पर उसके अर्थ में परिवर्तन, बहुवचन में प्रयुक्त होने पर उसके अर्थ में परिवर्तन, ऐसा लोकोक्ति या फिर कहावत में नहीं होगा। उसका अर्थ है वो हमेशा, या उसका रूप है वो प्राय एक सा ही रहता है। कहावतें एवं लोकोक्तियां सामाजिक अनुभवों के सूत्रलेख हैं। अर्थात कहावतें और लोकोक्तियां ये किससे पैदा हुई? ये समाज में कोई राजनीतिक, सामाजिक या फिर व्यक्तिगत ऐसी घटना घटित होती है और वो घटना उस समाज पर स्थायी प्रभाव डालती है और जिसके फलस्वरूप एक अनुभव उत्पन्न होता है और फिर वो अनुभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है और इस चलन से वो एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, या फिर उसमें वो घटना हमेशा के लिए चिरस्थायी रूप से उस एक लोकोक्ति के माध्यम से वो स्थायित्व प्रदान या प्राप्त कर लेती है। तो वो होती है लोकोक्ति या फिर कहावत। अब बेकन महोदय ने क्या कहा है? बेकन महोदय ने कहा है कि किसी राष्ट्र की प्रतिभा, यानी किसी देश में कितनी प्रतिभा है, विदग्धता यानी कि वो देश वैचारिक रूप से कितना समृद्ध है, एवं अंतरात्मा का दर्शन उसकी कहावतों द्वारा होता है। बेकन कह रहा है कि किसी देश की प्रतिभा का, विदग्धता का या फिर अंतरात्मा का अगर हमें अध्ययन करना है तो उस देश में प्रचलित कथाएं, लोक कथाएं, कहावतों, मुहावरों पर आप ध्यान दीजिए। अगर विस्तृत प्रयोग होता है तो इसका मतलब वो वहाँ की जो है वैचारिक विदग्धता वो बहुत ही विस्तृत रूप से है। अब संस्कृत, पाली और प्राकृत साहित्य में भी लोकोक्तियों का पर्याप्त प्रयोग देखा जा सकता है। जैसा कि हम कहते हैं कि हिंदी से पहले पाली, प्राकृत और उसके बाद में संस्कृत का आविर्भाव हुआ था। मतलब ये धीमे धीमे ऐसे आ गई, जैसे हम प्राचीन काल की तरफ बढ़ेंगे वैसे ये भाषा का एक क्रम चलता चला जाएगा, जो अलग अलग काल में अलग अलग भाषाएं हुई थी, लेकिन प्रत्येक काल में जो उस समय की भाषा रही और उस भाषा में जो लोक अनुभव घटित हुए वो उस भाषा में हमेशा के लिए स्थायित्व प्रदान कर लिया। तो वो संस्कृत में भी, पाली में भी और प्राकृत साहित्य में भी वो लोकोक्तियां वो पर्याप्त रूप से मिलती है। इसका अर्थ है
ये हुआ कि हमारा जो संस्कृत का, पाली का और प्राकृत का साहित्य वो बहुत ही विस्तृत साहित्य रहा है, और उसमें उस समय के अनुभव है वो लोकोक्तियों के माध्यम से हमेशा के लिए चिरस्थायी है। और वो भाषाएं भले ही धीरे धीरे वो लुप्त हो गई या फिर कम हो गई, और उन भाषाओं के स्थान पर नवीन भाषाओं ने, जैसे कि हिंदी ने अब ले लिया वर्तमान में, लेकिन वो उक्तियां आज भी जनता में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे संस्कृत में एक है कि अग्नि ना अग्नि समीध्यते, अर्थात आग से आग भड़कती है, या फिर प्रत्यक्ष में प्रमाणम अथवा चक्षुवेद सत्यम, यानी कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। ये संस्कृत की लोकोक्ति है, लेकिन हिंदी में भी उसी की तरह प्रयोग हो रही है और उसका अर्थ भी वही हमेशा बैठता है। चक्षुवे सत्यम, यानी कि जो आंखों के सामने वो सत्य है। आम्रम छित्वा कुठारेण निम्बम परिचरतु, यानी कि आम्रम छित्वा यानी आम को त्याग कर, कुठारेण निम्बम परिचरितु, यानी कि कौन है ऐसा है जो आम को छोड़कर और नीम को या फिर नीम का चरण की गुठलियां खाएगा। आम को काट नीम को कौन सेवे। ज्येष्ठा पितृ समो भ्राता, यानी कि बड़ा भाई वो पितृ सम यानी कि पिता के समान होता है। तो ये बड़ा भाई बराबर। पाली प्राकृत में मित्रों हेतु ये कि मित्रो हवे सतपदेन होती, यानी कि मित्र वह है जो 7 कदम अपने साथ में चले, वो अपना मित्र बन जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग भाषाओं में जो उस समय का जो साहित्य था, और वहाँ से जो लोक अनुभव घटित हुआ, उन लोक अनुभवों को कहावतों या लोकोक्तियों के माध्यम से उस भाषा में वो हमेशा के लिए चिरस्थायी हो गई। अब लोकोक्तियों के बारे में महेंद्र रूप से मुख्य बातें। लोकोक्ति भाषा सौंदर्य को निखारती है, यानी लोकोक्ति यानी जिस भाषा में जितनी अधिक लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, उस साहित्य की भाषा इतनी ही निखरी होती है, या फिर उस भाषा के सौंदर्य में इतना ही निखार होता है। यथा किसी बात को लिए संक्षिप्त में 1 या 2 लाइन में उसका अर्थ व्यक्त करना, ये उस साहित्य की समृद्धि और उसकी उस साहित्य की भाषा सौंदर्य को ही व्यक्त करती है। फिर है दूसरा है कि लोकोक्ति का आधार दृष्टांत, घटना अथवा परिस्थिति होती है। अब जो ये लोकोक्तियां हैं, इन लोकोक्तियों का आविर्भाव कैसे हुआ, ये लोकोक्तियां पैदा कैसे हुई, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि लोकोक्तियों का आधार था वो दृष्टांत थे। एंड जो दृष्टांत यानी कि जो देखा गया, और देखने के बाद में उसके लिए जो एक विशेष कथन या फिर एक क्षेत्र में कोई घटना घटित हुई, उसका जो लोक मानस पर असर पड़ा, उसके बाद में उन्होंने उस घटना को किस रूप में ग्रहण किया, उसके लिए जो संक्षिप्त में एक जो पंक्तियां होती है वो दृष्टांत, घटना अथवा परिस्थिति होती है। बहुत सी संस्कृत लोकोक्तियां अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होती है, तथा अति सर्वत्र वज्रेते, यानी कि अति जो हमेशा का हमेशा त्याग करो। मुंडे मुंडे मतीर बिना, यानी कि अलग अलग मुंह में अलग अलग वाणी होती है या अलग अलग अक्ल होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि संकट काल में या फिर विनाश काल में बुद्धि वो विपरीत ही चलती है, सही दिशा में नहीं चलती है। मक्षिका स्थान है मक्षिका, यानी मक्षिका है जो मक्षिका के स्थान पर ही निवास करती है। आदि लोभ पापस्य कारणम, एंड लोभ वो पाप का कारण है। वचने किम दरिद्रता, यानी वचनों में कैसी दरिद्रता इत्यादि। लोक संस्कृत साहित्य में तत्समय की घटित घटना के लोक अनुभव पर आधारित ये लोकोक्तियां हैं। अब आगे ये कहा जा रहा है कि मुहावरे तथा लोकोक्ति दोनों ही भाषा की लक्षणा शक्ति से संबंध रखती है, यानी कि मुहावरे हो फिर या फिर क्या वो लोकोक्तियां हो, ये भाषा की दोनों ही भाषा की लक्षणा शक्ति से संबंध रखती है। देखिए 3 प्रकार की शक्तियां हैं, उसमें प्रथम है अभिव्यंजना, और प्रथम है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना शक्ति, शब्द शक्ति।
तो इसमें कह रहे हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति दोनों ही भाषा की लक्षणा शक्ति से संबंध रखती है, क्योंकि इसमें कोई विशेष घटना होती है, उसका सामान्य अर्थ नहीं करके ग्रहण करके उसका लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। तो इसी कारण से मुहावरे और लोकोक्तियों में लक्षणा शक्ति ये से संबंध रखती हैं। ये लोक जीवन से सीधी जुड़ी हुई होती है। ये कथाएं इतिहास, मिथक, किंवदंतियों तथा संसारिक घटनाओं से जुड़ी रहती है। इनकी उत्पत्ति अनुभवजन्य तो होती है, साथ ही दूरदर्शिता की परिचायक भी होती है। कहावत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए विषयों को अधिक स्पष्ट करती है। यानी कि कहावत है जो जिस क्षेत्र में जो घटना घटित हुई और उसके लिए एक विशेष अर्थ जो निकला, वो उस अर्थ को अधिक स्पष्ट करती है। कहावत को वाक्य से हटा देने पर भी कथन में कोई विशेष अंतर नहीं आता। यथा अटका बनिया देवदार, या फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तब, घर का भेदी लंका ढाए आदि। कहावतें लोक कथाओं पर आधारित होती है। और कहावत होती है वो किस पर आधारित होती है? लोक कथाएं जो लोक जीवन में प्रचलित होती हैं वो उस आधार पर आधारित होती हैं। इस तरह कई कहावतें अंचल विशेष की वांछिक परंपरा का निर्वहन करती है। यथा पोष खालडी खोस। यहाँ पोष का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक सर्द महा अथवा कठिन समय से लिया गया है। लोकोक्ति यानी कि लोक प्लस उक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटना से होता है और किसी समाज ने लंबे समय से जो सीखा उसे एक वाक्य में बांध दिया। आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग होता है। यथा कहीं राम भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, काला अक्सर भैंस बराबर, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तीसरा ये कह रहा है कि वाक्यों में प्रयोग करते समय इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यानी लोकोक्ति और मुहावरा, उसमें से लोकोक्ति का ये महत्वपूर्ण कथन है, उसके बारे में महत्वपूर्ण विशेषता है कि वाक्यों में प्रयोग करते समय इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है। यानी कि मुहावरे में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसमें उद्देश्य विधेय में परिवर्तन होता है, लेकिन इनमें नहीं होता है। लोकोक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वे अपने अर्थ के लिए विषय पर क्या होती है? आश्रित नहीं होती है। इनमें क्रिया का होना या नहीं होना आवश्यक नहीं। लोकोक्ति में कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में प्रचलित कहानियां, जनश्रुतियों, दंत कथाओं को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका लोकोक्ति कहलाते हैं। ग्रामीण परिवेश में प्रचलित होने के कारण लोकोक्तियों की भाषा अव्यवहारिक और गंवारी होती है। यानी कि लोकोक्तियों का जो समृद्ध भंडार है वो हमें कहाँ मिलेगा? गांवों में मिलेगा या फिर ग्रामीण परिवेश में मिलेगा। और ग्रामीण परिवेश में लोकोक्तियां प्रचलित होने के कारण इनकी भाषा वो अव्यवहारिक होती है या फिर गंवारू होती है। लोकोक्ति गागर में सागर भरने का काम करती है। ये एक जो बहुत बड़ी घटना होती है वो संक्षिप्त शब्दों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसी कारण से ये गागर में क्या हुआ? सागर भरने का काम करती है। ग्रामीण परिवेश में प्रचलित होने के कारण लोकोक्तियों की भाषा अव्याकरणिक या फिर गंवारू होती है। वास्तव में लोकोक्तियां वह उक्तियां हैं जिनके पीछे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत घटना का हाथ होता है। सामान्यतः लोकोक्तियों से भाषा की व्यंजना शक्ति में अभिवृद्धि होती है और सभी लोकोक्तियों में व्यंग्यार्थ ही ध्वनित होता है। लोकोक्ति कैसी होती है? नीति विषयक होती है और फलस्वरूप पाठक पर स्थायी प्रभाव डालती है। ये गद्य और पद्य दोनों में होती है। और इस प्रकार से ये लोकोक्ति का हमारा जो टॉपिक है वो पूर्ण हुआ।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। और अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे जो यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।